आज से 3 मिलियन साल पहले इंसानों की 9 तरह की ह्यूमन स्पीशीज पृथ्वी पर एग्जिस्ट किया करती थी। ये 9 तरह की ह्यूमन स्पीशीज ना सिर्फ पृथ्वी पर एक साथ रहा करते थे, बल्कि हंटर गैदर जैसी एक्टिविटी करके जानवरों को मार के उन्हें खाना, गुफाओं में रहकर सर्वाइव करना और सारी एक्टिविटी सेम टू सेम किया करते थे। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन के चैप्टर में एक कहानी ऐसी भी आती है कि इन 9 ह्यूमन स्पीशीज में से 8 ह्यूमन स्पीशीज का नामो निशान पृथ्वी पर हमेशा के लिए मिट जाता है। सवाल था कि आखिर पृथ्वी पर ऐसा क्या हो रहा था, क्या हुआ था उन 8 ह्यूमन स्पीशीज के साथ में कि उनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। क्या उन 8 ह्यूमन स्पीशीज की मौत ठीक वैसे ही हुई थी जैसे डायनासोर की मौत हुई थी और डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे? कैसे दिखते थे वो 8 ह्यूमन स्पीशीज जो आज के टाइम पर जिंदा नहीं है? क्या वो आज के इंसानों के जैसे ही दिखते थे? और एक्चुअली में क्या हुआ था उन 8 ह्यूमन स्पीशीज के साथ में? जिस तरीके से आज के टाइम पर पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां एग्जिस्ट करती है, पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां एग्जिस्ट करती है, बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पर, और ये सारी प्रजातियां दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। ठीक उसी तरीके से एक टाइम पर इंसानों की 12 तरीके की ह्यूमन स्पीशीज पृथ्वी पर एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन यहाँ पर एक बार इस सवाल को सोचकर देखो कि एक टाइम पर इंसानों की 12 तरीके की ह्यूमन स्पीशीज एग्जिस्ट किया करती थी, तो क्या दिखने में वो बिल्कुल एक जैसी हुआ करती थी? क्या उनके पास जो दिमाग हुआ करता था वो बिल्कुल एक जैसा हुआ करता था? क्या उनका वजन, क्या उनका आकार बिल्कुल एक जैसा हुआ करता था? और यही सवाल हमें यहाँ पर सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानों की 12 तरीके की ह्यूमन स्पीशीज आखिर दिखती कैसी। तो चलिए इसी सवाल को लेकर शुरू करते हैं आज का ये सफर अफ्रीका के जंगलों से 3 मिलियन साल पहले, जहां पर ह्यूमंस की सबसे पहली स्पीशीज का जन्म होता है, होमो हैबिलिस। इंसानों की ये सबसे पहली स्पीशीज हुआ करती थी जो कि चिंपांजी और बंदरों से इवॉल्व होती है और पेड़ पौधों पर लटकने के बजाय, पेड़ पौधों पर झूलने के बजाय अब ये जमीन पर कदम रखती है और जमीन पर चलना शुरू करती है। यानी कि अगर ह्यूमन एवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो जमीन पर सबसे पहला कदम रखने वाली जो स्पीशीज थी वो थी होमो हैबिलिस। पर रिसर्चर्स यहाँ पर जब होमो हैबिलिस के बारे में और भी ज्यादा गहराई में जानने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें जो चीजें पता चलती है वो काफी ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंगली थी, क्योंकि इनका वजन खाली 30 केजी का हुआ करता था और इनका कद 3.5 फीट से 4.5 फीट के बीच ही हुआ करता था, जो कि आज के मॉडर्न ह्यूमंस के 10 साल के बच्चे की उम्र के बराबर। इसके बाद आज से 2 मिलियन साल पहले इंडोनेशिया के आइलैंड पर जन्म होता है इंसानों की दूसरी स्पीशीज का, होमो इरेक्टस। इंसानों की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज हुआ करती थी होमो इरेक्टस, क्योंकि ये वही स्पीशीज थी जिसने पृथ्वी पर आग यानी कि फायर की खोज कर ली थी। अब यहाँ पर आपके ध्यान में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि रिसर्चर्स को ये बात कैसे पता चल जाती है कि होमो इरेक्टस ने ही फायर की खोज की? आखिर रिसर्चर्स इस चीज को लेकर इतना ज्यादा कैसे श्योर होते हैं, उन्हें ये चीजें कैसे पता चलती है? तो इसका जवाब है खुदाई के दौरान मिले गए अवशेष। जब 1891 में इंडोनेशिया के आइसलैंड और जावा पर खुदाई की जा रही थी तब इंसानों की दूसरी स्पीशीज यानी कि होमो इरेक्टस के स्केलेटन पाए गए थे और उनके स्केलेटन के पास में बहुत सारे जले हुए चीजों के अवशेष पाए गए। इसी के बेस पर यहाँ पर गैस किया गया कि ऐसा हो सकता है कि होमो इरेक्टस ही वो स्पीशीज रही हो जिन्होंने पृथ्वी पर आग यानी कि फायर की खोज की होगी और उन्होंने आग को जलाना सीख लिया। उसके बाद आज से 7 लाख साल पहले जन्म होता है यूरोप में ह्यूमंस की तीसरी स्पीशीज होमो हिडेलबर्गेंसिस का। ये स्पीशीज भी इंसानों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल स्पीशीज थी। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब तक की जो भी मैंने आपको ह्यूमन स्पीशीज बताई वो स्पीशीज जमीन पर खाली चल पाते थे और सीधे नहीं खड़े हो पाते थे, लेकिन होमो हिडेलबर्गेंसिस ये एक ऐसी स्पीशीज थी जो कि जमीन पर ना सिर्फ सीधा खड़ा हो पाती थी बल्कि तेजी से दौड़कर शिकार करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की होमो हिडेलबर्गेंसिस ठंडे वातावरण में आसानी से सर्वाइव कर पाते थे, जहां पर दूसरी स्पीशीज आसानी से ठंडे वातावरण में जिंदा नहीं बच पाते। और उस टाइम पर पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जिसकी वजह से ह्यूमन स्पीशीज में एक टर्निंग पॉइंट आता है और कुछ ऐसी ह्यूमन स्पीशीज का जन्म होना शुरू होता है जिसकी वजह से आज की ह्यूमन स्पीशीज जिंदा बच पाती है। आज से 4 लाख साल पहले जन्म होता है इंसानों की 2 ऐसी स्पीशीज का जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल थी, होमो निएंडरथल और होमो डेविसन। ये दोनों स्पीशीज आज के टाइम के जैसे इंसान दिखते थे, सेम उसी तरीके के दिखने में हुआ करते थे, और सबसे खास बात कि इनके पास जो दिमाग हुआ करता था वो सेम आज के टाइम के ह्यूमन स्पीशीज के जैसा ही हुआ करता था। और अब फाइनली समय आ चुका था इंसानों की उस स्पीशीज के जन्म होने का जो कि आज के टाइम तक जिंदा है और इंसानों की आखिरी स्पीशीज थी जिसने जन्म लिया था। आज से 3 लाख साल पहले जन्म होता है अफ्रीका के जंगलों में इंसानों की आखिरी स्पीशीज होमो सेपियंस का। होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीशीज है जिसने इंसानों की दूसरी स्पीशीज में जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी तो हुआ ही करती थी, बल्कि एक स्पेशल क्वालिटी तेज दिमाग भी होमो सेपियंस में एग्जिस्ट किया करता था। रिसर्चर जब होमो सेपियंस के शुरुआती दिनों की जांच पड़ताल में लगे हुए थे तब उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लेम किया। उन्होंने क्लेम किया कि
कि होमो सेपियंस शुरुआती दिनों में अपने अफ्रीका से यूरोप की ओर फैलना शुरू होते हैं। जब यहाँ पर रिसर्चर्स ने होमो सेपियंस के शुरुआती दिनों की जांच पड़ताल और गहराई में जाने की कोशिश की, तब उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली। उन्हें पता चला कि होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीशीज थी जो कि इंसानों की दूसरी स्पीशीज से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं रहती थी। इंसानों की दूसरी स्पीशीज जैसे कि होमो निएंडरथल और होमो डेविसन जो कि उस टाइम पर एग्जिस्ट किया करती थी, वो उससे कभी भी मिलजुल के नहीं रहते थे और साथ में बिल्कुल भी नहीं रहते थे। और यहाँ पर ये कोइंसिडेंट भी नहीं है कि जब शुरुआती दिनों में होमो सेपियंस अफ्रीका से यूरोप की ओर गए थे, तब दूसरी स्पीशीज की कहानी खत्म होना शुरू हो गई। और इसी चीज को लेकर यहाँ पर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि होमो सेपियंस जब अफ्रीका से यूरोप की ओर और पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुए, तब इंसानों की दूसरी स्पीशीज का नामो निशान पृथ्वी से खत्म होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर आप सभी के जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आज से 3 मिलियन साल पहले इंसानों की 9 तरह की ह्यूमन स्पीशीज पृथ्वी पर एग्जिस्ट किया करती थी, तो आज खाली एक ही स्पीशीज पृथ्वी पर क्यों जिंदा है? क्या हुआ उन 8 ह्यूमन स्पीशीज के साथ में? क्या हुआ ह्यूमन की उस स्पीशीज के साथ में जिसने पृथ्वी पर आग यानी कि फायर की खोज की? क्या हुआ ह्यूमन की उस स्पीशीज के साथ में जहां से ह्यूमन स्पीशीज की शुरुआत हुई? क्या वो किसी बड़ी महामारी में मारे गए? क्या फिर उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई जैसी सेम डायनासोर्स के साथ में हुई थी? या फिर उन सभी के खात्मे के पीछे आज के मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस का हाथ था? अब देखो, ये जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, ये सारे सवाल ऑलरेडी आज से सैकड़ों सालों पहले रिसर्चर्स के मन में आ चुके थे। अब यहाँ पर रिसर्चर्स के पास में ऐसे तो और भी कई ज्यादा सवाल थे, लेकिन उन्हें प्रूव करने के लिए बहुत ही कम यहाँ पर एविडेंस थे। इसलिए रिसर्चर्स ने यहाँ पर मेनली 2 ऐसी थ्योरीज को इन्वेंट किया, मेनली 2 ऐसे कारणों को बताया जो कि मेन रीजन हो सकते थे ह्यूमंस की दूसरी 8 ह्यूमन स्पीशीज के खात्मे के पीछे, जिसमें सबसे पहली थ्योरी थी क्लाइमेट चेंज की थ्योरी। रिसर्चर्स का मानना कुछ ऐसा था कि आज से मिलियंस ऑफ साल पहले एक एक करके जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज का खात्मा पृथ्वी से होता चला गया, तो उसके पीछे और कुछ कारण नहीं बल्कि सिंपल सा कारण था क्लाइमेट चेंज का कारण। आज से कुछ सालों पहले वन अर्थ पर एक जर्नल पब्लिश किया जाता है जिसमें पूरी थ्योरी को सबूतों के साथ में प्रूव करके बताया जाता है कि आखिर कैसे ह्यूमन स्पीशीज की जितनी भी स्पीशीज आज से मिलियंस ऑफ साल पहले खत्म होती चली गई, तो उन सबके पीछे कारण क्लाइमेट चेंज ही था। असल में कुछ सालों पहले 6 रिसर्चर्स की एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है। इन 6 रिसर्चर्स की टीम बनाई जाती है और ये 6 रिसर्चर्स स्टडी करते हैं इंसानों की 6 ह्यूमन स्पीशीज का, होमो निएंडरथल, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हिडेलबर्गेंसिस और होमो सेपियंस। इन 6 ह्यूमन स्पीशीज पर ध्यान रखा जाता है और इनकी 2745 स्केलेटन, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस और जितनी भी चीजें मौजूद थी, उन सारी चीजों को यहाँ पर स्टडी करना रिसर्चर्स शुरू करते हैं। रिसर्चर्स असल में कर क्या रहे थे कि वो इन सारे 6 ह्यूमन स्पीशीज की स्टडी करके एक प्रॉपर पॉइंट टेबल बनाते हैं जिसमें वो कौन से ह्यूमन स्पीशीज की हड्डी किस देश में पाई गई और प्लस किस साल में पाई गई, इन सारी चीजों के डाटा को यहाँ पर वो लिस्ट करते जा रहे थे। इस तरीके से उन्होंने एक प्रॉपर डाटा बना दिया था कि आज से मिलियंस ऑफ साल पहले कौन सी ह्यूमन स्पीशीज कहाँ रही थी और कैसे उसकी मौत हुई थी, किस हाल में उसकी मौत हुई। प्लस यहाँ पर रिसर्चर्स ने साइंस की काफी ज्यादा मदद ली। यहाँ पर क्लाइमेट इम्युलेटर नाम का एक ऐसा टूल आता है जिसमें कि आज से मिलियंस ऑफ साल पहले के जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं, उन सारी चीजों का डाटा पाया जाता है। आज से 5 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कब बारिश हुई थी, कब तेज गर्मी पड़ी थी या फिर ठंडी पड़ी थी, इन सारी चीजों का डाटा क्लाइमेट एम्युलेटर पर पाया जाता है। जब रिसर्चर्स ने यहाँ पर प्रॉपर पॉइंट टेबल बनाने के बाद क्लाइमेट एम्युलेटर टूल का यूज किया, तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज को नोटिस की कि जब भी पृथ्वी पर किसी ह्यूमन स्पीशीज का खात्मा पूरी तरीके से हुआ, तो उसके जस्ट पहले पृथ्वी पर कुछ 1-2 साल पहले स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट चेंज नोटिस किया, बहुत ही तेज सडन क्लाइमेट चेंज यहाँ पर नोटिस किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 40,000 साल पहले पृथ्वी पर निएंडरथल आखिरी बार पृथ्वी पर रहे थे और आज से 40,000 साल पहले जब निएंडरथल का खात्मा पृथ्वी से हुआ था, तो उसके जस्ट कुछ सालों पहले ही यूरोप में एक सडन कोल्ड क्लाइमेट चेंज देखने को मिला था। अब यहाँ पर रिसर्चर्स के पास प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ भी था कि कोल्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से ही निएंडरथल और ह्यूमन की दूसरी स्पीशीज पृथ्वी से पूरी तरीके से गायब हो गई हो। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक सवाल था जो कि रिसर्चर्स के मन में आ रहा था और ये सवाल आपके जहन में भी आना चाहिए कि अगर यूरोप में अचानक से कोल्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से आज से 40,000 साल पहले निएंडरथल का खात्मा हो जाता है, तो आखिर होमो सेपियंस इस कोल्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्यों नहीं मारे जाते? होमो सेपियंस भी तो अफ्रीका से यूरोप की तरफ गए थे और निएंडरथल के साथ में ही रहे थे यूरोप में 40,000 साल पहले। तो इस कोल्ड क्लाइमेट की वजह से आखिर निएंडरथल की मौत क्यों होती है? क्यों होमो सेपियंस की मौत इस कोल्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं होती है? और यहीं पर जन्म होता है दूसरी थ्योरी का। इस थ्योरी में रिसर्चर्स का कहना कुछ ऐसा था कि आज से पहले जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज पृथ्वी पर रही थी, वो एक दूसरे से कभी भी फ्रेंडली नहीं रही, कभी भी एक दूसरे के साथ में मिलकर नहीं रही थी और हमेशा डोमिनेंस, हमेशा फूड को लेकर कंपटीशन
एवोल्यूशन करती रही, चाहे इस चीज के लिए उन्हें नॉन वायलेंस का भी सहारा क्यों ना लेना पड़े। अब यही कारण यहाँ पर हुआ था कि जब होमो सेपियंस का जन्म अफ्रीका में होता है और वो यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तब यूरोप में रही दूसरी स्पीशीज होमो निएंडरटल और होमो डेविसियंस की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि होमो सेपियंस, होमो निएंडरटल और होमो डेविसियंस उन्हें मार के उनका खात्मा करके उनके फूड पर कब्जा करने लगते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर इस थ्योरी का कोई सबूत भी मौजूद है? क्या यहाँ पर इस चीज को कहने से ही लोग मान ले कि होमो सेपियंस ने ही दूसरी स्पीशीज का खात्मा किया, जिसकी वजह से आज कोई भी स्पीशीज पृथ्वी पर जिंदा नहीं है? जवाब है हाँ। इस चीज का एविडेंस भी हमें देखने को मिलता है। रिसर्चर्स ने जब यूरोप में खुदाई करनी शुरू की और उन्हें होमो निएंडरटल के स्केलेटन मिलना शुरू हुए, तब जो चीजें उन्होंने देखी थी वो काफी शॉकिंग थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना कुछ ऐसा था कि आज से 50,000 साल पहले होमो निएंडरटल के कुछ स्केलेटन ऐसे भी मिले हैं जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि अपने आखिरी समय में फूड के शॉर्टेज होने के कारण, फूड की कमी होने के कारण होमो निएंडरटल अपने ही स्पीशीज को खाना शुरू करती है, क्योंकि उस फूड पर होमो सेपियंस ने कब्जा कर लिया था। हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि खाली ये चीज होमो सेपियंस के द्वारा नहीं की गई, ह्यूमंस की जितनी भी स्पीशीज पहले पृथ्वी पर रही थी वो आपस में कंपटीशन के चक्कर में नॉन वायलेंस का सहारा लेते गए और एक दूसरी स्पीशीज को खत्म करते चले गए। लेकिन क्या होता, सोचकर देखो कि आज अगर पृथ्वी पर ह्यूमंस की सारी स्पीशीज जिंदा होती, किस तरीके का नजारा पृथ्वी पर देखने को मिलता। क्या होता, इंसानों की वो स्पीशीज जिंदा होती जिन्होंने आग की खोज की, वो स्पीशीज जिंदा होती जिन्होंने सबसे पहली बार खेती की, क्या होता वो स्पीशीज जिंदा होती जहां से ह्यूमन स्पीशीज की शुरुआत हुई। क्या आप इस चीज की कल्पना कर सकते हो? बहुत ही सिंपल है। इस ह्यूमन इवोल्यूशन के चार्ट को देखो, यहाँ पर देखो कि किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। अब इस चीज को कल्पना करो कि ये सारे स्पीशीज आपस में एक साथ है। अगर आज पृथ्वी पर सारे ह्यूमन स्पीशीज जिंदा होते तो बस कुछ इसी तरीके का नजारा हमें देखने को मिलता। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके इस वीडियो में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहे।